All right. So last time we were discussing about classification of international law. हमने logical sequence देखा कल, where we understood the first step is to understand the jurisprudence of the particular legal system. तो हमेशा कौन सा legal system इस्तेमाल करेंगे, उससे भी पहले jurisdiction decide करना होता है. अगर jurisdiction नहीं है तो सवाल नहीं आता, jurisdiction है तो फिर अगला स्टेप ये होता है कि आपको exactly कौन सा लीगल सिस्टम इस्तेमाल करना है, उस लीगल सिस्टम में का कौन सा लॉ इस्तेमाल करना है, कनेक्टिंग फैक्टर क्या है कि इज देयर अ फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द सिविल डिस्प्यूट. ओके, और उसके बाद आप फर्स्ट जो स्टेप है क्लासिफिकेशन का, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन, वेयर यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द फैक्ट्स इनटू लीगल इश्यूज. यहाँ पे आप बेसिकली यू आर कन्वर्टिंग फैक्चुअल सिचुएशन इनटू अ लीगल कैटेगरी. मैंने आपको बताया कि बहुत अलग अलग टाइप के डिस्प्यूट्स होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर एक डिस्प्यूट को एक लीगल पर्सपेक्टिव होगा. झगड़े होते हैं, बट झगड़ों के बाद उसको अगर कोई लॉ नहीं होगा बैक करने के लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते. ओके, तो जैसे मैंने कहा कि हर देश, हर जज, हर कोर्ट अपने हिसाब से लॉज प्रोविजन को इंटरप्रेट करता है. तो अगर कोई फॉरेनर इन्वॉल्व है तो उनका लॉ, हमारे देश का लॉ, दोनों के कॉम्बिनेशन या दोनों का जो कंबाइन या सिमिलर प्रोविजंस है उनको इम्प्लीमेंट करने में आसानी जाएगी. जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पे एक सोल्यूशन निकालना जरूरी है. ठीक है, बट फर्स्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर यू आर कन्वर्टिंग द फैक्चुअल सिचुएशन इनटू अ लीगल कैटेगरी, वेयर आई टोल्ड यू दैट इफ एनी पर्सन कम्स एंड डिस्कसेस अ प्रॉब्लम विद द जुडिशियल ऑफिसर, the person does not know the law, उनको कोई प्रोविजन पता नहीं होते हैं. It is the responsibility of the judge or the legal officer to convert those facts into legal dispute. कौन से सेक्शन है, कौन सा लॉ है, कौन से प्रोविजन है. तो कल हम इस पर्टिकुलर स्लाइड पे रुके थे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे. Courts in different legal systems will decide on this question differently, and hence there will be a variation of outcomes depending upon the jurisdiction. Okay, this is the main issue of classification. देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक देश अलग होता है, तो इवन तो अगर सिमिलर लॉज होंगे लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी अलग हो सकता है. ठीक है, जैसे कि अगर इंडिया में अगर आप देखें, डिजाइन के लिए पेटेंट नहीं मिलता. इंडिया में डिजाइन के लिए अलग से कायदा है. उसके अलावा हमारे इंडिया में अगर कोई नई प्लांट वैरायटी आप बनाते हो, कोई नया ब्रीड प्लांट की कोई नई जमात बनाते हो, नई स्पीशीज डेवलप करते हो, तो दैट विल नॉट गेट अ पेटेंट. उसको प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट में प्रोटेक्ट किया जाए. लेकिन हर देश में ऐसा नहीं है. बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कोई, अगर आप नया प्लांट फाइंड आउट करोगे तो उसको पेटेंट मिलता है. तो मैंने आपको बोला था, पेप्सिको नाम की एक कंपनी है जिन्होंने आलू बनाया था फॉर क्रिएटिंग चिप्स, पोटैटो चिप्स जो आप रफललेस खाते हैं. वो रफललेस के लिए स्पेसिफिक टाइप का आलू लगता है जिसमें मॉइस्चराइजर कम होने की वजह से उसको चिप्स में कन्वर्ट करने में आसानी जाती है. तो वहाँ पे पोटैटो को भी पेटेंट है. इंडिया में सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को पेटेंट मिलेगा जिनको असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया गया है, नॉट सेक्सुअली, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन इज इन्वॉल्व. इसका मतलब क्या है? देयर आर वेरिएशंस. बिकॉज ऑफ दिस slight variations, when I am giving example of intellectual property rights, similarly there are variations with respect to cyber law. बहुत सारे देशों में साइबर लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट है. इवन आपका पर्सनल डेटा आपके परमिशन के बिना कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग द सोशल मीडिया वेबसाइट्स इन यूरोप. लेकिन अब इंडिया का एग्जांपल है तो इंडिया में कोई लॉ नहीं है. बस एक राइट टू प्राइवेसी है जो काफी कह सकता है कि वो इम्प्लाइड है आर्टिकल 21 में. और वैसे भी जो हमने सारे प्रोफाइल्स बना रखे हैं अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, उसमें हमने एग्री कर लिया है कि व्हाटएवर विल बी अपलोडेड विल बिलोंग टू द प्लेटफॉर्म. तो हमारे देश में कायदा ही नहीं है, लेकिन अमेरिका में है, यूरोप में बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज है
तो इंडिया में जब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात आएगी तो अलग इंटरप्रिटेशन होंगे। Public morality, another example. Public morality is completely differently interpreted in India than in America, than in China, than in Japan, than in Australia. क्योंकि वहाँ की जो public morality है और यहाँ की public morality का definition अलग-अलग है। Okay, in certain countries जहाँ पे sexual content दिखाना movies में normal है, हमारे देश में नहीं है। Our country is not like that. So इसका बेसिक मतलब क्या है कि आउटकम में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इवन इफ द लॉज आर सिमिलर, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द डिस्प्यूट विल गो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नहीं नहीं, मेरे देश में ऐसा हो सकता था, आपके देश में ऐसा नहीं हुआ है। यू विल हैव टू एडजस्ट समवेयर डाउन द लाइन, क्योंकि आउटकम विल डिपेंड अपॉन द जुरिसडिक्शन, आउटकम विल डिपेंड अपॉन द कोर्ट वेयर यू हैव फाइल्ड द केस एंड ऑब्वियसली वेयर यू हैव सफर्ड द लॉस। तो वो वेरिएशन आएगा, उससे कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें ड्रॉबैक आप बोल सकते हो। और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज व्हेन यू आर गोइंग टू कन्वर्ट अ फैक्चुअल सिचुएशन इनटू अ लीगल कैटेगरी? क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? देयर मे बी सिचुएशंस वेयर द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन वन जुडिशियल कैटेगरी and the other is blurred. It may also be a case that the law of the forum and the foreign legal system classify the question completely different. ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में जिस तरीके से उस कायदे को इंटरप्रेट किया गया और किसी और देश में इंटरप्रेट किया गया, पूरा कंप्लीटली अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। When you are converting a factual situation into a legal category, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। कभी कभी कंप्लीटली अपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में लॉ है कि अगर आप इंडियन रिचुअल्स के हिसाब से शादी करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेट मैरिज, बट द सेम इज नॉट एप्लीकेबल इन फॉरेन कंट्रीज। चाइना में जाके या आप जापान में जाके नहीं बोल सकते कि हम शादी के डॉक्यूमेंट दो, तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो कभी कभी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि दोनों जुरिसडिक्शन या दोनों कंट्रीज के जो कोर्ट्स है वो फैक्चुअल सिचुएशन को पूरा कंप्लीटली अलग रीड करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बोल रहे हैं कि इंडिया में हम बता रहे हैं कि भैया जो हल्दी है, अमेरिका ने क्लेम किया कि हल्दी उनका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कोई स्पेसिफिक चीज सिर्फ उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही मिलती है। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन हैं। पुणे में जो पुणे का पगड़ी होता है, पुणेरी पगड़ी होती है, उसको पेटेंट है, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। उसके अलावा जो नासिक के जो सुला वाइन्स है, ये पता होगा, तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। नागपुर के जो ऑरेंजेस है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। ठीक है, कश्मीर का जो सिल्क आता है, कश्मीरी जो सिल्क या कश्मीरी जो साड़ियाँ होती है, उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। सोलापुर का शॉल आता है, कोल्हापुरी चप्पल आती है, उनको भी ज्योग्राफिक से। रामपुरी जो आपको नहीं है तो हाँ, वैसे तो फिर मेरे बेकरी के केक्स को भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लगा देंगे। तो ये जो चीजें हैं इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। तो वैसे अमेरिका ने कहा हल्दी हमारा है, विच इज इम्पॉसिबल, कि हल्दी का जो पूरा बेस है वो पूरा इंडिया में है। और फिर हमने जब इंटरप्रिटेशन, जब हम WTO के पास गए, अमेरिकन जुरिसडिक्शन, अमेरिकन कोर्ट्स को कंप्लीटली पूरे अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे और हम पूरे अलग तरीके से कर रहे थे। तो WTO का जो आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट मैकेनिज्म का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, आर्बिट्रेशन, दोनों ने वहां पे केस फाइल की एंड वी वन द केस। हम वो केस जीत गए, क्योंकि हल्दी का जो, अगर आप बोलोगे ओरिजिन कहाँ है, वो इंडिया में है। ओके, ओरिजिन ऑफ हल्दी इन इंडिया। तो यही कहा कि ऐसे हो सकता है कि दोनों देश उसी पर्टिकुलर चीज को अलग अलग इंटरप्रेट करें। तो यहाँ पे तो क्लियर कट चोरी है, उन्होंने यहाँ से वो हल्दी लेके गए, उन्होंने वहां पे उगा दिया, उन्होंने बोला हमारा है। नाउ वी आर, अभी हम बासमती राइस जो है उसके ऊपर हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है, बिकॉज बासमती इज ऑल्सो ग्रोन इन पाकिस्तान में भी है। तो ऐसा सजेशन दिया है WTO ने कि दोनों देश मिलकर इसको GI टैग करें। इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर, अभी सानिया मिर्जा शोएब मलिक तो है नहीं कि दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे। इंडिया पाकिस्तान ने बोला नहीं, इंडिया ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, वी कैन नॉट शेयर द रॉयल्टी, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है उसमें। तो ऑब्वियसली अब तक उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रही है बासमती राइस की।
और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जिसके ऊपर जोग्राफिकल, साड़ियाँ हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इवन फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर भी जीआई टैग होता है। महाबलेश्वर की जो स्ट्रॉबेरी है उसको भी जीआई टैग है। ओके, कोल्हापुरी या जो हापुस मैंगोज होते हैं जो आपको रत्नागिरी के या जो कोंकण एरिया में मिलते हैं उनको भी जोग्राफिकल इंडिकेशन है। ओके, उसके अलावा चीकू, बनाना जो स्पेसिफिक स्पीशीज के होते हैं उसी जगह पे मिलते हैं, उनको भी जीआई टैग मिलता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन अलग कर दिया पूरा। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि सेम फैक्ट्स है लेकिन पाकिस्तान कुछ अलग इंटरप्रेट कर रहा है और इंडिया कुछ अलग इंटरप्रेट कर रहा है। जैसे अभी रशिया बोल रहा है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, यूक्रेन बोल रहा है वॉर है। फैक्ट्स आर सेम, फैक्ट्स सेम है कि भाई वॉर चल रहा है, बम्बार्डिंग हो रही है, टैंक उसके मार रहे हैं, वो सब दिख रहा है, लेकिन कोई उसको मिलिट्री ऑपरेशन बोल रहा है, कोई उसको वॉर बोल रहा है। सेम सिचुएशन बट डिफरेंट interpretations. A classic example of this difficulty was discussed in Anton versus Bartolo. This was a case of 1891. Sometimes referred to as the Maltese marriage case. Maltese मतलब माल्टा नाम का एक देश है, माल्टा नाम का एक देश है। You will be surprised कि माल्टा में वर्चुअल करेंसी के लिए लॉज है। माल्टा देश के ऊपर वर्चुअल करेंसी मतलब बिटकॉइंस, बिटकॉइंस के लिए कायदा है, इंडिया के पास अभी भी कायदा नहीं है। सो माल्टा इज क्वाइट एक्चुअली अ वेरी लीगली स्पीकिंग काफी मैच्योर कंट्री है, तो इसको माल्टीज मैरिज केस भी कहा जाता है। एंटोन वर्सेस बार्टोला, इसमें क्या हुआ, इट वाज डिसाइडेड बाय द फ्रेंच कोर्ट। अब ये माल्टा की सिटीजन है, मैरिज का डिस्प्यूट है और केस है फ्रांस में। It was decided by French court in Algiers. In this case, a Maltese couple who married while being domiciled in Malta, तो वो माल्टा में थे जब उनकी शादी हुई, acquired new domicile in France. अभी now they have shifted to France. माल्टा में शादी करने के बाद फ्रांस में domicile हो गए. They are not the citizens of France. They are still the citizens of Malta. पर वो फ्रांस में settled है. Husband purchased land in France. After the death of the husband, the widow filed an action in France, placing a claim on the land of her now deceased husband. ये जो माल्टीज वुमन है वो विडो हो गई, पति के नाम पे जमीन थी तो ऑब्वियसली वो जमीन अभी उसके नाम पे करने के लिए उसने एप्लीकेशन फाइल किया कि आई एम द विडो ऑफ दिस पर्सन। ओके, ये केस थी। So there was no issue with determining the rules of the choice of law, as the rules both in Maltese and French private international law were the same on this issue. Law of the citus applied in case of succession to removals. इसका मतलब क्या है? फ्रांस और माल्टा के बीच में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बन चुका है, मतलब दोनों के बीच का एग्रीमेंट है कि जहां कहीं पे भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसी देश का कायदा अप्लाई होगा। लॉ ऑफ द साइटस, लॉ ऑफ द साइटस मतलब जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, साइटस मतलब साइट, वेयर इट इज लोकेटेड। ओके, सो यहाँ पे फ्रांस का लॉ ही अप्लाई होगा क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, फ्रांस में है और ये लोग वहां पे डोमिसाइल्ड है। और माल्टा और फ्रांस के बीच में ये तय हो चुका है अकॉर्डिंग टू प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कि साइटस या जो सक्सेशन ऑफ इमूवेबल्स का उसी देश का एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे लॉ कौन सा एप्लीकेबल होगा? फ्रांस का लॉ एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये माल्टा और फ्रांस के बीच में का अरेंजमेंट है एज पर द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। द इशू वाज विद मैट्रिमोनियल राइट्स। यहाँ पे इशू मैरिज का था, प्रॉपर्टी का नहीं। This depended on the legal system in which the person was domiciled when he or she was married. अभी मैरिज का भी वही है कि अकॉर्डिंग टू द लीगल सिस्टम यहाँ पे भी जहाँ पे वो डोमिसाइल्ड है, मैरिज का भी लॉ वहाँ पे अप्लाई होगा। तो शादी हुई माल्टा में, उसके बाद वो फ्रांस में आए, लेकिन अभी मैरिज पे भी लॉ फ्रांस का ही अप्लाई होगा, लेकिन शादी हुई माल्टा में। अब यहाँ आ गया थोड़ा सा इशू हो गया यहाँ पे। ठीक है, साइटस मैंने आपको बोला, for the purpose of law of succession, it is the place where the immovable property is located. Situs मतलब the place of location. Okay. In this case, the critical decision was whether this was a case about matrimonial rights or inheritance rights. Matrimonial rights मतलब अभी शादी माल्टा में हुई, लेकिन कायदा फ्रेंच का लग रहा है, और इनहेरिटेंस की भी बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि बंदा मर गया है, हस्बैंड मर चुका है। तो ये प्रॉपर्टी की केस है क्या मैरिज की केस है? वो सबसे बड़ा सवाल था।
So French private international law classified this, मतलब इन्होंने अभी देखो फैक्ट्स वही है. फैक्ट क्या है? शादी माल्टा में हुई, फ्रांस में शिफ्ट हुए, डोमिसाइल है, हस्बैंड ने लैंड खरीदा, हस्बैंड मर गया, अभी वो लड़की बोल रही है कि मैं उसकी विडो हूँ, मुझे वो करनी है. फैक्ट वही है. लेकिन फ्रेंच प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ ने इसका कैसा इंटरप्रिटेशन किया? अ केस अबाउट इनहेरिटेंस इन कॉन्फ्लिक्ट विद माल्टीज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. ये इनहेरिटेंस की केस है, मैट्रिमोनियल राइट्स की केस नहीं. दिस इज अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, सक्सेशन. We saw this as a question on matrimonial rights. तो आज एक तरफ फ्रेंच बोल रहा है कि इनहेरिटेंस है, माल्टीज बोल रहा है ये मैट्रिमोनियल है. फैक्ट सेम है. फ्रेंच बोल रहा है इट्स अ इंटरप्रिटेशन किया ये इनहेरिटेंस राइट्स की केस है, और माल्टीज का जो लॉ है वो बोल रहा है कि ये तो शादी का मामला है. तो ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये विडो है नहीं है, शादी थी या डिवोर्स हो गया, वो प्रूव करना पड़ेगा ना. Okay. When we have a situation like this, depending on where the case is brought, the decision will be different as the court will apply lex fori. Lex fori मतलब जो फोरम होता है उस फोरम का कायदा अप्लाई होगा. अभी इस सिचुएशन में फोरम इज फ्रांस. As per the doctrine of lex fori, फ्रांस का लॉ अप्लाई होगा. So it will be a question of inheritance. अगर यही सब माल्टा में होता तो सवाल उसका दोनों माल्टा के ही हो, तो वो मैट्रिमोनियल राइट्स का इशू करके कर सकते हैं. तो समझ में आ रहा है वही फैक्ट्स है, लेकिन माल्टा ने उसको एक मैट्रिमोनियल राइट की केस बना देते और फ्रांस में वो इनहेरिटेंस की केस बना. सेम फैक्ट्स बट वन इज मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम, अनदर इज प्रॉपर्टी प्रॉब्लम. तो ऐसे जैसे जुरिडिक्शन अभी यहाँ पे दोनों के देशों के बीच में अरेंजमेंट है, दोनों के बीच में डिस्कशन हो गया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, फिर भी इंटरप्रिटेशंस अलग अलग है. तो ये वेरिएशन हो सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. इससे बेहतर है जहाँ शादी करो वहीं से करो. In this case, if the action was filed in France, okay, it would fail. While if this was done in Malta, the widow would have won. The French government, however, decided to apply Maltese matrimonial. Even though inheritance का कायदा उन्होंने लगाना चाहिए, but still उन्होंने Maltese का matrimonial law अप्लाई करके उसके नाम पे प्रॉपर्टी. ठीक है? Because see, at the end of the day, जी हाँ वेरिएशन अलग है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन ये सभी को पता है कि वो उसकी विडो है, प्रॉपर्टी उसको मिलनी चाहिए. करेक्ट? तो अगर आप बोल दोगे कि नहीं आप इनहेरिट नहीं कर सकते, ये आप उसकी क्योंकि आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपने फ्रांस में शादी नहीं की है, यू कैन नॉट गिव द प्रॉपर्टी, ये गलत होगा. फाइनली फ्रांस ने इवन दो द इंटरप्रिटेशन वाज डिफरेंट बट दे अप्लाइड द माल्टीज लॉ. अकॉर्डिंगली उन्होंने सॉल्व किया केस को. This raises an important consideration: the law of which country must be used to decide on the classification issue. Classification मतलब converting the factual information into legal category. अभी ये मैंने आपको एग्जांपल दिया तो समझ में आया कि whenever we are trying to convert a facts into legal category, problems आते हैं. अभी फ्रांस ने अपने हिसाब से किया, दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट भी थी, फिर भी माल्टीज लॉ अप्लाई करा एंड में. सब कुछ आपने लिख रखा है, सब कुछ क्लैरिटी है, फिर भी एट द एंड ऑफ द केस आपने माल्टीज लॉ अप्लाई. तो ये सवाल उठ जाता है हमेशा कि पहले से अगर माल्टीज लॉ अप्लाई कर देते कितनी गड़बड़ होती, इतना केस को टाइम लगता, इतना इशू बढ़ जाता नहीं. तो हमेशा ये सवाल रहता है. बट नॉर्मली व्हाट इज द टेंडेंसी, हम हमारे लॉ को प्रायोरिटी देते हैं. जिस देश में हम हैं उसी देश का लॉ पहले हम पढ़ते हैं, और जब आगे जाके दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है, then we look after the another देश, दूसरे देश का कायदा हम देखते हैं. The proposed way to tackle the classification problem. तो जब कभी भी आप factual information को legal category में convert करते हो, solutions क्या है? How can you tackle this problem? That which legal system should be applied to convert the factual information into laws? तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था फोरम सोल्यूशन या लेक्स फोरी का जो डॉक्ट्रिन है, ये एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है. लेक्स फोरी शॉर्ट नोट आ सकता है. ठीक है? यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बोला जहाँ पे केस जो फोरम जो है उसी का लॉ अप्लाई होगा जहाँ पे केस आपने फाइल की. तो अगर आपने फ्रांस में की तो फ्रांस का लॉ अप्लाई होगा, माल्टा में किया तो माल्टा का लॉ अप्लाई होगा. This is the preferred model for many continental jurists. Notable proponents of this was Karl Fruin and Etienne Bartin. ये लीगल एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने ये लेक्स फोरी का डॉक्ट्रिन समझाया कि देखिए भाई सिंपल रखिए,
जो फोरम है उस फोरम का कायदा अप्लाई कर दीजिए। लेकिन इतना सिंपल है क्या? अभी हमने एग्जांपल देखा, सारे लॉज फ्रांस के थे लेकिन हेड ने माल्टा का लॉ अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही लेक्स कोरी का जो सोल्यूशन है कि जिस फोरम में आपने केस फाइल की है उसी फोरम का कायदा अप्लाई होगा। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि लड़की थाईलैंड की है, उसकी शादी वहां वो करके उसको इंडिया में लेके आया। अब शादी हुई थाईलैंड में, शी इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया। बाद में उसको पता चला कि वो लड़का ऑलरेडी मैरिड है, तो आप क्या करें? ये तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ ये तो सेकंड मैरिज इलीजिबल, हमारे यहाँ पे मोनोगैमी है, वी डू नॉट अलाउ मल्टीपल मैरिजेस एटलीस्ट इन इंडियन रीजन, करेक्ट। तो वहां पे प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि अभी उसके जो भी लॉस थे या जो भी एप्लीकेशन था ये लेक्स कोरी के हिसाब से चल रहा था कि इंडियन फोरम के लॉ अप्लाई होंगे इवन दो शी गॉट मैरिड इन थाईलैंड। ये सॉल्यूशन हमने अप्लाई किया। The local court should use its own domestic laws when classifying its rules, and when it is classifying foreign law, it should do so according to the closest equivalent in its own law. मतलब आप अपने डोमेस्टिक लॉज को ही इंपॉर्टेंस देंगे, और अगर ऐसा वक्त आ गया जहां पे आपको किसी फॉरेन लॉ को रिफर करना है, उस फॉरेन लॉ के उन्हीं प्रोविजंस को आपको प्रेफर करना है जो आपके लॉ से इक्विवेलेंट है। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है, बहुत अलग है, आप उन प्रोविजंस को अप्लाई नहीं करेंगे, ओके। उन्हीं प्रोविजंस को आप अप्लाई करो फॉरेन लॉज के जो आपके लीगल सिस्टम से सेम है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी और एग्जांपल दिए थे कि जैसे अमेरिका में ऐसे काफी स्टेट्स है जहाँ पे सेम जेंडर मैरिज लीगल स्टेटस है, तो ये लॉ हम इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते। सेम जेंडर मैरिज है तो चल जाएगा, ठीक है, आप ओके हम एक्सेप्ट करते हैं, वी कैन नॉट डू दैट, ओके। उसी हिसाब से सेक्युलरिज्म का भी एग्जांपल दे सकता हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का इंटरप्रिटेशन बहुत अलग है, वहाँ पे सरकार रिलीजियस मैटर्स में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। इंडिया में रिलीजियस मैटर में सरकार इंटरफेयर करती है व्हेनेवर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन क्वेश्चन। अभी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, तो चाहे वो बाबरी मस्जिद अयोध्या का इशू हो, चाहे वो हिजाब इशू हो, अभी जो कर्नाटका में चल रहा है हिजाब का, जो फाइनली कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोल दिया भाई किसी पब्लिक प्लेस में ये मत करो, इट इज नॉट अ एसेंशियल, है ना, एसेंशियल नहीं है रिलीजियस प्रैक्टिस कि आपको पर्दा पहनना पड़ेगा, इट इज नॉट एसेंशियल, इट इज अ ऑप्शनल, लड़की की चॉइस है, ओके। बट अगर किसी इंस्टीट्यूशन में यूनिफॉर्म दिया हुआ है, अगर यूनिफॉर्म दिया हुआ है तो आप यूनिफॉर्म ही फॉलो कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें फॉरेन लॉ अप्लाई करते समय, अभी अगर मैं एग्जांपल दूं बेल्जियम, फ्रांस, इन देशों में पर्दा सिस्टम बैंड है। Those countries have banned the पर्दा सिस्टम बिकॉज उनका रीजन है सिक्योरिटी। उन्होंने बोला सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमें करना पड़ रहा है। एट दैट टाइम फ्रांस और बेल्जियम पे टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, तो इसीलिए उन्होंने ये नियम बनाया। हम कर सकते हैं क्या? नहीं, वी कैन नॉट बैन पर्दा सिस्टम इन इंडिया। वो हमने बोला कि इवन दो वो एसेंशियल भी नहीं है पर उसको हम बैन भी नहीं कर सकते, ओके। इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, और हर जगह सिचुएशन देख के आप पहनो या मत पहनो। जैसे कि आप जब कभी इंटरव्यू पे जाएंगे तो हमें फॉर्मल पहन के जाना पड़ता है, बरमूडा पहन के जा नहीं सकते, है ना, सिचुएशन वाइज कपड़े पहनने पड़ते हैं। सो इन द इंग्लिश केस लॉ ऑक्टेन वर्सेस ऑक्टेन एंड ह्यूबर वर्सेस टाइलर, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन मॉडल। तो मैं आपको कल इन केस लॉस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि इन्होंने इस डॉक्ट्रिन को, लेक्स कोरी को कैसे इम्प्लीमेंट किया। ऑलराइट।